रामनगर स्टेशन। सुबह का समय। रामनगर एक छोटा सा गांव का स्टेशन है। सुबह की हल्की धूप खिली है। एक अधेड़ उम्र का सीधा साधा आदमी मदन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसने बहुत ही साधारण और थोड़े पुराने कपड़े पहने हैं। उसके कंधे से एक छोटा सा लकड़ी और शीशे का डिब्बा लटक रहा है। डब्बे में बहुत ही छोटे आकार की पूड़ियाँ सजी हैं और एक कोने में स्टील के छोटे बर्तन हैं जिनमें सूखी आलू की सब्जी रखी है। उसके चेहरे पर एक उम्मीद है। मदन मन ही मन सोचते हुए कहता है, आज पैसेंजर ट्रेन पूरे 1 घंटे लेट है। धूप भी तेज होने लगी है। हे भगवान, आज कम से कम 100-150 रुपए की बोनी करवा देना। घर की छत बुरी तरह टपकती है। बारिश का मौसम आने से पहले मुझे वो कर्जा चुकाकर नई टीन की चादर डलवानी है। बस आज का दिन अच्छा गुजर जाए। तभी वहाँ स्टेशन का चुलबुला चाय वाला रवि हाथ में चाय की केतली लिए सीटी बजाता हुआ आता है। रवि हमेशा मजाक के मूड में ही रहता था। वो जोर से हंसते हुए कहता है, अरे मदन काका, क्या हाल है? आज फिर प्लेटफॉर्म पर अकेले तपस्या कर रहे हो और तुम्हारे कंधे पर लटके इस डिब्बे में आज भी तुम्हारी वही छोटी पूरी है ना? अरे रवि बाबू, आ गए तुम। तपस्या नहीं बेटा, अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, मेरी छोटी पूरी कहाँ जाएगी? यही तो मेरी रोजगार है। इसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। रवि डब्बे के शीशे में झांकते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, काका बुरा मत मानना, पर सच कहूँ तो तुम्हारी पूरियों का साइज देखकर तो चींटियों को भी दया आ जाए। इतनी छोटी पूरी भला कौन बनाता है? इसे खाने के लिए क्या ग्राहक को आंखों पर दूरबीन लगानी पड़ेगी, या फिर तेज हवा चली तो पूरी उड़ न जाए, इसलिए जेब में पत्थर रखकर खाना पड़ेगा? मदन बिना बुरा माने शांति से कहता है, साइज पर मत जा मेरे भाई। माना मेरी पूरियों का आकार छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो मैं घर का पिसा हुआ मसाला और अपनी मेहनत डालता हूँ ना, उसका स्वाद एकदम लाजवाब है। एक बार कोई मेरी ये छोटी पूरी खा ले तो वो उंगलियों के साथ साथ दोना भी चाट जाए। रवि हंसते हुए कहता है, हाँ, वो तो मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ काका। तुम्हारे डायलॉग तो बहुत बड़े हैं। लो वो देखो ट्रेन आ गई। चलो पहले मैं अपनी चाय बेच लूँ, तुम्हारी छोटी पूरी का कमाल बाद में देख लेंगे। ट्रेन छुक छुक करती हुई प्लेटफॉर्म पर आती है और रुक जाती है। ट्रेन के एक डब्बे में कुछ लोग बैठे हैं। खिड़की के पास एक शहरी जोड़ा बैठा है, राकेश और उसकी पत्नी सीमा। दोनों के कपड़ों से लगता है कि वो अच्छे परिवार से हैं। सीमा झुंझलाते हुए चेहरे पर पसीना पोंछते हुए कहती है, राकेश जी, सुबह से बस एक बिस्किट खाया है। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। स्टेशन पर कोई ढंग का खाना मिलेगा या नहीं? राकेश बाहर से झांकते हुए कहता है, अरे सीमा, ये गांव का स्टेशन है। यहाँ कोई पिज्जा बर्गर थोड़ी मिलेगा। वही ठंडे समोसे और बासी पकौड़े मिलेंगे। रुको, मैं देखता हूँ कुछ खाने लायक हो तो। तभी रवि अपनी चाय की केतली लेकर उस डिब्बे में आता है। रवि ऊंची आवाज में कहता है, गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय। बाबूजी चाय दूं? मैडम जी एक कप चाय हो जाए। चाय नहीं चाहिए भैया। खाने के लिए कुछ है क्या तुम्हारे पास? बहुत जोर की भूख लगी है। बाबूजी मेरे पास तो सिर्फ चाय है। खाने के लिए चाहिए तो वो पीछे मेरे मदन काका आ रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी जरा खैर आप खुद ही देख लेना। थोड़ी देर में मदन अपने डिब्बे के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आता है। गर्मा गर्म छोटी पूरी, घर के मसालों वाली स्वादिष्ट आलू की सब्जी के साथ। बाबूजी सिर्फ 10 रुपए में 5 पूरियां। मैडम जी बहुत बढ़िया स्वाद है, खाकर देखिए। राकेश और सीमा डिब्बे में झांकते हुए कहते हैं। पूरियों का साइज देखकर, अरे भैया, ये क्या मजाक है? ये पूरी है या पापड़ का कोई टूटा हुआ टुकड़ा? इसे तो कोई एक बार में सीधा निकल जाए। दांत के नीचे तो ये आएगी ही नहीं। इतनी छोटी पूरी दुनिया में कोई बेचता है क्या? मदन चेहरे पर वही भोली मुस्कान लिए कहता है, बाबूजी साइज भले ही छोटा है, लेकिन स्वाद में ये किसी बड़े होटल के खाने से कम नहीं है। मैंने खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर मसाले पीस कर ये आलू की सब्जी बनाई है। आप बस 10 रुपए खर्च करके एक पत्ता खाकर देखिए। अगर स्वाद पसंद न आए तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। सीमा मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, रहने दीजिए भैया, हमें नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सा सस्ता तेल इस्तेमाल किया होगा। वैसे ही ये कोई अनजान गांव है। ऊपर से ये डिब्बे वाली छोटी पूरियां खाकर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। राकेश, हम शहर पहुंचकर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माफ करना काका, हमें नहीं चाहिए। तुम आगे जाओ। कोई बात नहीं बाबूजी, आप बड़े लोग हैं। आपको मेरी पूरी बहुत छोटी ही लगेगी, लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भूख बहुत तेज होती है ना, तो ये छोटी पूरी वाला ही काम आता है। भगवान आपका सफर अच्छा करे। मदन अपने कंधे का डिब्बा ठीक करता है और आगे बढ़ जाता है। ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान और जंगली इलाके के बीचों बीच खड़ी है। बाहर चिलचिलाती धूप है। डब्बे में पंखे भी बंद हो चुके हैं।
राकेश पसीने से लथपथ गुस्से में बोलता है। कमाल है यार, ये ट्रेन इस जंगल में क्यों खड़ी कर दी? दूर दूर तक कोई गांव या स्टेशन नहीं दिख रहा। और पास से गुजरते हुए एक यात्री से पूछता है, अरे भाई साहब, ट्रेन के इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई है। टीटी कह रहा था कि पीछे वाले स्टेशन से दूसरा इंजन आने में कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, तब तक ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। सीमा लगभग रोने वाली हालत में कहती है, भगवान, 4 घंटे। राकेश, अब क्या होगा? मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है भूख के मारे, चक्कर भी आ रहे हैं। मैं क्या करूं सीमा, इस जंगल में तो कोई पानी की बोतल बेचने वाला भी नहीं है। करीब 1 घंटा और बीत जाता है। दोनों भूख से बेहाल हैं। तभी डिब्बे के दूसरे कोने से एक जानी पहचानी आवाज आती है। मदन भी पसीने से भीगा हुआ है, पर अपनी आवाज बुलंद रखे हुए कहता है, गर्मा गर्म छोटी पूरी, मसालेदार सब्जी, कोई भूखा हो तो बताइए बाबूजी। आवाज सुनते ही जैसे सीमा की जान में जान आती है। वो तेजी से हाथ हिलाते हुए कहती है, अरे भैया, वो छोटी पूरी वाले भैया, इधर आना, जल्दी इधर आना। राकेश थोड़ा झेपते हुए सुबह की बात याद करते हुए कहता है, भैया जल्दी से 40 रुपए की पूरियां दे दो। और सुनो काका, सुबह जो मैंने मजाक उड़ाया था उसके लिए मुझे माफ कर देना। मदन मुस्कुराता है। वो एक साफ दोने में 20 पूरियां और ढेर सारी आलू की सब्जी डालकर उन्हें देता है। अरे बाबूजी, इसमें माफी कैसी? भूख तो अमीर और गरीब दोनों को एक जैसी ही लगती है ना। आप आराम से खाइए। सीमा कांपते हाथों से एक छोटी पूरी सब्जी में डुबोकर मुंह में रखती है। पूरे खाते ही उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो जाती है। वो आश्चर्य से कहती है, वाह राकेश, तुम भी खाओ, ये सच में बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। सच कह रही हूँ, शहर के किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी मैंने इतनी ताज़ा और जायकेदार सब्जी नहीं खाई। राकेश तेजी से खाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सीमा, पूरी एकदम करकरी है और सब्जी का स्वाद तो सीधा दिल में उतर रहा है। कुछ ही मिनटों में दोनों पेट भर कर खा लेते हैं। उनकी जान में जान आती है। राकेश राहत की सांस लेता है। मदन अपने डिब्बे का शीशा बंद करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना बाबूजी, साइज मत देखिए। मैं इस खाने में अपना पूरा दिल और मेहनत डालता हूँ। पेट भर गया ना आपका? काका, बुरा मत मानना, पर मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तो फिर तुम ये पूरियां इतनी छोटी क्यों बनाते हो? अगर तुम बड़ी पूरियां बनाओगे तो लोग बिना मजाक उड़ाए खुशी खुशी खरीदेंगे। मदन थोड़ा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भावुकता आ जाती है। मैडम जी, मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ और मेरी ये पैसेंजर ट्रेन भी गरीबों की ही सवारी है। इसमें बड़े लोग कम और मजदूर, किसान और दिहाड़ी करने वाले ज्यादा सफर करते हैं। उनके पास रास्ते में खाने के लिए बहुत पैसे नहीं होते। आज के जमाने में आटा, तेल, गैस सब इतना महंगा है। अगर मैं बड़ी पूरियां बनाऊंगा तो मुझे 20 रुपए की 2 पूरियां देनी पड़ेंगी। राकेश और सीमा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। मदन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, एक गरीब मजदूर 20 या 30 रुपए का नाश्ता नहीं खरीद सकता, वो भूखा ही सो जाएगा। इसलिए मैंने एक तरकीब निकाली। मैं पूरियों का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ 10 रुपए में उन्हें 5 पूरियां दे सकूं। 10 रुपए तो कोई भी निकाल लेता है बाबूजी। जब 10 रुपए में किसी गरीब का पेट भरता है ना, और उसके चेहरे पर जो सुकून की मुस्कान आती है, मेरे लिए वो मुस्कान 10,000 रुपए से भी बड़ी है। मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे रहते इस ट्रेन में कोई गरीब भूखा ना सोए। बस यही वजह है मेरी छोटी पूरी की। राकेश और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके पास मदन की इस सोच का कोई जवाब नहीं था। वो हाथ जोड़कर कहता है, काका, आज तुमने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। हम पढ़े लिखे लोग चीजों को उनके साइज और बाहरी दिखावे से तौलते हैं, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक छोटी सी पूरी के पीछे कितनी बड़ी और पवित्र सोच हो सकती है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अगली सुबह मदन अपने डब्बे को साफ करके कंधे पर लटका रहा है। रवि चाय बेचता हुआ उसके पास आता है। और काका, कल तो ट्रेन जंगल में 4 घंटे खड़ी रही। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई होगी। डब्बा तो पूरा खाली हो गया होगा ना? हाँ रवि बाबू, भगवान की बड़ी कृपा रही। कल बहुत अच्छी बिक्री हुई। अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं वो छत वाली उधारी चुका कर नई टीन लगवा सकूंगा। बारिश से पहले मेरी चिंता खत्म हो गई। तभी पीछे से राकेश और सीमा तेज कदमों से चलते हुए आते हैं। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा है। वो सीधे मदन के पास आते हैं। राकेश दूर से ही आवाज देता है, मदन काका, ओ मदन काका, रुको। मदन उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है।
अरे बाबूजी, मैडम जी, आप दोनों, आप तो कल ही शहर गए थे ना? आज इतनी सुबह वापस इस गांव में कैसे? रास्ता भटक गए क्या? अरे नहीं नहीं काका, हम रास्ता नहीं भटके, हम तो सीधा शहर से बस पकड़कर सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने स्टेशन पर आए हैं। मदन हक्का बक्का रह जाता है। मुझसे मिलने? पर क्यों मैडम जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? राकेश मदन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, काका, तुमने कल हमारी भूख मिटाई और हमारी आंखें खोल दी। कल रात भर हम दोनों सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। काका, शहर में हमारा एक टिफिन सेंटर है। दुकान बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा बनाने वाला नहीं है। स्वाद ना होने की वजह से हमारी दुकान घाटे में जा रही है। क्या कह रही हैं मैडम जी? मैं और शहर? अरे मुझे तो इस रेलवे लाइन और इस स्टेशन के अलावा कुछ नहीं पता। मैं पार्टनर कैसे बन सकता हूँ? राकेश भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं काका। तुम्हें बस अपने इन जादुई हाथों से खाना बनाना है और हमारे स्टाफ को अपनी रेसिपी सिखानी है। तुम्हें हर महीने मुनाफे में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। तुम्हारी सारी उधारी खत्म हो जाएगी और छत भी पक्की बन जाएगी। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मदन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, आप दोनों मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। सालों से स्टेशन पर गर्मी, धूप और बारिश सहते हुए पूरी बेच रहा था। आज मुझे लगता है कि मेरी उस छोटी सी सोच का भगवान ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया है। मैं जरूर चलूंगा बाबूजी, जरूर चलूंगा। रवि जो पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बाप रे बाप, इस छोटी सी पूरी ने इतना बड़ा धमाका कर दिया। काका शहर जा रहा है पार्टनर बनके। अरे बाबूजी, क्या आप मुझे भी अपनी दुकान के बाहर चाय का ठेला लगाने दोगे? मैं बहुत कड़क चाय बनाता हूँ। रवि की बात सुनकर राकेश, सीमा और मदन जोर से हंसने लगते हैं। राकेश हंसते हुए कहता है, देखेंगे रवि भाई, पहले काका को शहर तो ले जाने दो। कुछ हफ्तों बाद शहर की एक व्यस्त सड़क, एक बहुत ही साफ सुथरा और भीड़ भाड़ वाला टिफिन सेंटर। दुकान के बाहर एक बड़ा सा चमकता हुआ बोर्ड लगा है, मदन काका की फेमस छोटी पूरी, गाँव वाला असली स्वाद। दुकान के अंदर ग्राहकों की भारी भीड़ है। राकेश और सीमा खुशी खुशी काउंटर पर ग्राहकों को संभाल रहे हैं। अंदर साफ सुथरी रसोई में मदन काका ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अपनी मशहूर छोटी पूरियां तल रहे हैं। एक ग्राहक खाते हुए राकेश से कहता है, भाई साहब, मान गए आपकी छोटी पूरी को, एक प्लेट और लगाना। राकेश गर्व से मदन की तरफ देखते हुए कहता है, अभी देता हूँ सर। मदन रसोई के बाहर देखता है। ग्राहकों की भीड़ और उनकी खुशी देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो स्टेशन पर डिब्बा लेकर घूमता था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी छोटी सी शुरुआत और मेरी ईमानदारी ने आज मुझे और इतने सारे लोगों को कितनी बड़ी खुशी दी है। मदन वापस खुशी खुशी पूरियां तलने लगता है। तो देखा, किसी भी इंसान या चीज को उसके छोटे आकार या साधारण दिखावे से कभी कम नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चीज के पीछे एक बहुत बड़ा और पवित्र विचार छिपा हो सकता है। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के भले की सोच रखने वालों को आखिरकार एक दिन बड़ी सफलता और सम्मान जरूर मिलता है।